आपके जीवन के स्वास्थ्य और चिकित्सा का 85% हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयं उसे कर सकते। तो भागवत ऋषि कहते हैं, शरीर को जान लीजिए, भोजन को पहचान लीजिए, तो वो कहते हैं आप 100% डॉक्टर हो सकते हैं। सभी राजीववादी राष्ट्रवादियों को मैं नमन करता हूँ और सभी मित्रों के साथ मिल कर के जो प्रक्रियाएं प्रारंभ करने के लिए वर्धा में बात हुई थी, उसको निरंतर प्रारंभ करने के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। प्रयास का सार्थकता है, उस सार्थकता को देखने हेतु हम लोग सबसे पहले एक भारत की संस्कृति से, भारत की पुस्तकों से, भारत के ग्रंथों से कुछ वाक्यों को समझने का प्रयास करते हैं और उसमें जो शरीर की प्रक्रिया है, जिस पर राजीव भाई ने चेन्नई में जाकर के इतना लंबा वर्णन किया, वो प्रक्रिया को समझना, उस स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी कारण से वो सारे की सारी प्रक्रियाएं वहाँ पे प्रारंभ हुई। किसी भी समस्याओं का समाधान सबसे पहले आपकी रसोई से होता है और रसोई से यदि आप इस प्रक्रिया पे कार्य करते हो तो बिल्कुल तय है कि किसी भी समस्याओं पे सफलता पा जाओगे। दोस्तों, इसी बात को लेकर के रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा कि रोटी और आज़ादी में कोई बैर नहीं, अगर भूख बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं। उनके इस वाक्य को समझो, उनके इस सेंटेंस को समझो, उनके इस वाक्य को समझो। हिंदी के साथ संस्कृत को अपनाने की जो प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं, जो प्रयासरत हैं जिसके लिए, उस पर थोड़ा सा अगर प्रकाश डालने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहली प्रक्रिया यही है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। हमारे दोष, जिसे मानसिक और प्राकृतिक दोष, दो तरह के दोष हमारे शरीर में हैं, इन दोनों ही दोषों को समाप्त करें और यही दोष अगर यदि हमारे शरीर में रुकते हैं तो फिर सारी की सारी समस्याएं खुद शुरुआत होती हैं। जिस दिनचर्या के ऊपर राजीव भाई ने बात करी थी, कफ बात और पित्त से थी। मन क्रम वचन पर जो प्रक्रिया गांधी जी के 3 बंदर के साथ दिखाई गई है, उसको फिल्म इंडस्ट्री वालों ने बदल करके अपनी तरीके से एक नया रूप दे दिया है, जिसको भारत की संस्कृति और सभ्यता से पुनः हम लोगों को समझना होगा। राजीव भाई के व्याख्यानों को समझने की जो प्रक्रिया हम लोगों ने चलाई, जो उसको समझाने की प्रक्रिया हम लोगों ने चलाई, उसमें सबसे ज़्यादा उस कैंडिडेट की ज़रूरत है, उस व्यक्ति की हम लोगों को ज़रूरत है जो व्यक्ति राजीव भाई की प्रक्रिया को आगे समझा सके, क्योंकि राजीव भाई को सुनना एक अलग बात है। आज अगर बात करें तो लगभग 36 करोड़ लोगों ने राजीव भाई को सुन रखा है, लेकिन उस वक्तव्य पर बात हो, उसको समझने की बात हो, उसको समझाने की बात हो, तो उस प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज समझा जाए। जो उन्होंने कहा, जिस पर व्याख्यान उन्होंने किया, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता बचाने की उन्होंने बात करी, उस प्रक्रिया को हमारे लिए सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इस प्रक्रिया को समझ लेंगे तो बहुत आसान होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलें, हमारे पास कई सारे मैसेज ऐसे आते हैं कि जिन्होंने कहा कि ये हमारी गलती है कि हमने कंप्यूटर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आज जब कहा जा रहा है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है, तो फिर हमको पहले कंप्यूटर बनाना चाहिए था। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल गलत विचार है ये। मेमोरी कार्ड भी हमने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी शार्प थी और उस शार्प होने का कारण संस्कृत भाषा में समझाई गई ये जो गणित जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इतनी सरल गणित समझाई गई है कि आज की गणित जो पढ़ाई जा रही है, जो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा या फिर कोई भी गणित विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, वो बहुत कठिन है। अपेक्षाकृत उस संस्कृत में समझाए गए उन सभी वाक्यों से वो इतनी सरलता से किसी विषय को समझा देते हैं कि कुछ ऐसा नहीं समझ में आता कि वो बहुत कठिन किसी विषय पे बात कर रहे हैं।
जबकि आज जो हमारे लिए विषय हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन है। तो पहले दोस्तों इस प्रक्रिया को समझते हैं, और उस प्रक्रिया को समझने के लिए जो राजीव भाई ने कहा कि कंप्यूटर को संस्कृत भाषा की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि संस्कृत को कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कंप्यूटर को संस्कृत भाषा की अपनी गति बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। कंप्यूटर को संस्कृत की आवश्यकता है, संस्कृत भाषा को कंप्यूटर जैसे की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि संस्कृत पढ़ने के बाद हमारी मेमोरी इतनी तेज हो जाती थी कि उस मेमोरी कार्ड की भी हमको आवश्यकता नहीं थी, यानी हार्ड डिस्क की आवश्यकता नहीं थी। और हार्ड डिस्क की आवश्यकता, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वही उस चीज़ का ईजाद करता है। राजीव भाई के कथन को यहाँ से समझ के चलें। ये जो विकास की परिभाषा है, जैसे विकास हमने मान लिया कि वो जो कंप्यूटर आ रहा है, जो डिजिटल आ रहा है, जो दुनिया चली आ रही है इस तरह की, उस दुनिया को हमने जो अपनी जीवन शैली बना ली है, जो प्रक्रिया बना ली है, वो बिल्कुल गलत तरीका है। क्योंकि अमेरिका या यूरोप का कोई भी देश अपने आप को कृषि प्रधान बनाने का प्रयास नहीं कर रहा। वो कृषि में उतना ही कार्य करता है जितना उसका उत्पन्न होता है। उसको रोटी ही कंप्यूटर बनाने से मिलती है, उसको रोटी ही डिजिटल बनाने की दुनिया में जाने से मिल रही है, इसलिए वो अपना पेट भरने के लिए कार्य कर रहे हैं। और हमको जिस प्रक्रिया पे कार्य करना चाहिए, हम उस प्रक्रिया पे कार्य नहीं कर रहे हैं। जबकि जो शास्त्र, जिस शास्त्र पर राजीव भाई के जाने के बाद अध्ययन करके जिस पर हम लोग बात करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, उस पे जिस गणित पे बात करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिस धर्म के आधार पर बात करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, उस धर्म को तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग में धर्म ग्रंथ स्वयं कलयुग ही समाप्त कर देता है। और धर्म केवल एक ही की बात कर रहे हैं, और जिस पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये धर्म ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की गणित है। धर्म इसलिए एक नहीं है। वो तो पंथ दिखा रहे हो आप, समुदाय के वेश में बात की जा रही है, जिसको जाति बार बार बताया जा रहा है, और जिसको इसी को धर्म बना करके धर्म लगातार कह रहे हो, वो धर्म नहीं है। ये जो राजीव भाई कह रहे हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सारे ही सब एक हो, और एक हो जाने के बाद भारत की सृष्टि को फिर से समझो, और भारत के शास्त्रों को समझ करके पुनः इस प्रक्रिया को चालू करो। इसमें जातिवाद नहीं है, इसमें पंथ निरपेक्ष की बात नहीं है, क्योंकि धर्म केवल एक है। और धर्म के आधार पर जो लड़ाइयाँ हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल निरर्थक हैं। धर्म के आधार पर एकमात्र लड़ाई है जो अधिमास की है, जो 33 माह के बाद एक माह पड़ता है उसकी है। उसी पर आधार पर लड़ाई चल रही है, एक वृत्तांत वर्णन के साथ, भगवान राम के 290 मार्गों के साथ, इसके पूरी वैदिक गणित के वृत्तांत के साथ आप लोगों से पूरी प्रक्रिया के साथ अब खुले बिल्कुल मिलेंगे। क्योंकि जगह जगह से जो मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, सभी का कहना है कि इस विषय पर और ज़्यादा काम हो और ज़्यादा कार्य करा जाए। तो सभी को आभार है, सभी को धन्यवाद।